दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राकेश आर्या इजी टू वे। तो हम जानेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले कुछ सवाल और उनके जवाबों के बारे में। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजा दें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। पहला प्रश्न है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? आपके ऑप्शन हैं क ऑक्सीजन, ख फ्रीऑन, ग कार्बन, घ नाइट्रोजन। तो सही जवाब है दोस्तों ख फ्रीऑन। रेफ्रिजरेटर या फ्रिज एक घरेलू उपयोग की वस्तु है जो सब्जी तथा खाद्य पदार्थ आदि को ठंडा बनाए रखकर उनको जल्दी खराब होने से बचाता है। रेफ्रिजरेटरों का निर्माण 1917 से ही व्यावसायिक तौर पर आरंभ हो गया था, परंतु घरेलू उपयोग के लिए यह 1925 से ही उपलब्ध हो पाया था। शुरू में तो गैस से चलने वाले ही रेफ्रिजरेटर बनाए गए, लेकिन अब कुछ वर्षों से विद्युत से चलने वाले रेफ्रिजरेटरों का उपयोग चलन में आ गया है। आजकल सभी प्रकार के रेफ्रिजरेटर देखने में एक से ही लगते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों क जे थॉमस, ख अब्दुल कलाम आज़ाद, ग जे थॉमसन, घ डार्विन। तो सही जवाब है दोस्तों ग जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन एक अणु के 3 घटक होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं 3 पार्टिकल के द्वारा ही एक अणु एटम का निर्माण होता है। इसके बाद अणु के द्वारा ही हर प्रकार के तत्व का निर्माण होता है। इन तीनों पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसका द्रव्यमान अर्थात मास कम होता है। परमाणु के अंदर जहां उसके नाभिक केंद्र अर्थात न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस की परिक्रमा करता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। एक इलेक्ट्रॉन को ई के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन तीनों परमाणु कणों में सबसे छोटा कण होता है। वीडियो को आगे देखने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है, असमिया भाषा में मुद्रित अर्थात लिखी गई प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है क आत्माराम शर्मा, ख मोहन प्रकाश शर्मा, ग राधेश्याम शर्मा, घ मोतीलाल। तो सही जवाब है दोस्तों क आत्माराम शर्मा। असमिया भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की श्रृंखला में पूर्वी सीमा पर स्थित असम की भाषा को असमी, असमिया अथवा आसामी कहा जाता है। असमिया भारत के असम प्रांत की आधिकारिक भाषा तथा असम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। इसको बोलने वालों की संख्या 1.5 करोड़ से अधिक है। भाषाई परिवार की दृष्टि से इसका संबंध आर्य भाषा परिवार से है और बांग्ला, मैथिली, उड़िया और नेपाली से इसका निकट का संबंध है। गियर्सन के वर्गीकरण की दृष्टि से यह बाहरी उपशाखा के समुदाय की भाषा है, परंतु सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण में प्राच्य समुदाय में इसका स्थान है। उड़िया तथा बंगला की तरह असमी की भी उत्पत्ति प्राकृत तथा अपभ्रंश से भी हुई है। तो चौथा प्रश्न है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? आपके ऑप्शन हैं क चाइना, ख श्रीलंका, ग पाकिस्तान, घ बांग्लादेश। तो सही जवाब है दोस्तों घ बांग्लादेश।
रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मकाल 7 मई 1861 से 7 अगस्त 1941 तक रहा। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता थे। बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युगदृष्टा थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति थे। वे एकमात्र कवि थे जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रीय गान बनी। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं थी। तो प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, हीटर के तार किस चीज से बने होते हैं? आपके ऑप्शन है क सोने के, ख चांदी के, ग नाइक्रोम के, घ तांबे के। तो सही जवाब है दोस्तों ग नाइक्रोम के। हीटर जिस किसी प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में बदली जाती है उसे इलेक्ट्रिक हीटिंग कहते हैं। खाना बनाना, पानी गर्म करना तथा अनेकों औद्योगिक कार्यों को करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग द्वारा ही किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक हीटर वह वस्तु है जिससे विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है। सभी प्रकार के हीटरों में ऊष्मा पैदा करने का कार्य विद्युत प्रतिरोध द्वारा किया जाता है, जो जूल ताप द्वारा ऊष्मा प्रदान करता है। किसी प्रतिरोध R से होकर I धारा प्रवाहित होती है तो उसमें प्रति सेकेंड I²2 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। आधुनिक हीटरों में तापन के रूप में नाइक्रोम तार का उपयोग किया जाता है। तो छठा प्रश्न है दोस्तों, लोहे पर जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो आपके ऑप्शन है क वह बढ़ जाता है, ख कम हो जाता है, ग अत्यधिक बढ़ता है, घ इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है दोस्तों क बढ़ता है। लोहा या लौह आवर्त सारणी के 8वें समूह का पहला तत्व है। धरती के गर्भ में और बाहर मिलाकर यह सर्वाधिक प्राप्त तत्व है। भार के अनुसार धरती के गर्भ में यह चौथा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। इसके 4 स्थायी समस्थानिक मिलते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या 54, 56, 57 और 58 है। लौह के 4 रेडियो एक्टिव समस्थानिक अर्थात द्रव्यमान संख्या 52, 53, 55 और 59 भी है जो कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। तो 7वां प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली असम के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है क शिवसागर, ख मुनावारी, ग दार्जिलिंग, घ पातालपुरी। तो सही जवाब है दोस्तों घ पातालपुरी। मांजुली द्वीप या मंजोली असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के A.J. मैफिट मिल्स के सर्वेक्षण के अनुसार 1853 में इसका कुल क्षेत्रफल 1246 वर्ग किलोमीटर था, अर्थात 463 वर्ग मीटर। परंतु प्रतिवर्ष बाढ़ और भू कटाव के चलते यह सिमटकर 2001 के सर्वे के अनुसार मात्र 421.65 वर्ग किलोमीटर अर्थात 163 वर्ग मील रह गया। सच्चाई ये है कि मांजुली प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से दिन प्रतिदिन सिकुड़ रहा है और इसके अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा हुआ है। तो 8वां प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? क लोहे में, ख स्टील में, ग जस्ते में, घ पीतल में। तो सही जवाब है दोस्तों ख स्टील में। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस द्रव या गैस से होकर संचारित अर्थात प्रवाहित होता है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो मानव के कान से सुनाई पड़ती हैं। तो 9वां प्रश्न है दोस्तों, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? आपके ऑप्शन है क टाइटेनियम, ख लीड, ग मर्क्यूरी, घ प्लेटिनम। तो सही जवाब है दोस्तों क टाइटेनियम। टाइटेनियम एक रासायनिक तत्व है। अधिकांश धातुओं की तुलना में
कम घनत्व होने के कारण इसकी गणना हल्के धातुओं में की जाती है। इसका रंग चांदी के समान सफ़ेद तथा इसकी परमाणु संख्या 22 है। इस तत्व के 5 समस्थानिक पाए जाते हैं, जिनमें सबसे अधिक प्रचुरता 48 परमाणु भार वाले समस्थानिक की है, जो कुल समस्थानिकों का 73% है। इसका आपेक्षिक घनत्व 4.51 गलनांक अर्थात 1668 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 3260 डिग्री सेल्सियस है। टाइटेनियम की खोज सन 1789 में इंग्लैंड के एक पादरी विलियम ग्रेगर ने एल्यूमिनाइट खनिज से सफ़ेद रंग का एक धात्विक ऑक्साइड पृथक किया। उन्होंने इसका नाम मेमाकिन रखा। सन 1795 में जर्मन रसायनविद कैलोप्रेथ ने रूटाइल नामक अयस्क से भी एक धात्विक ऑक्साइड पृथक किया तथा इसका नाम टाइटेनियम रखा। यूनानी माइथोलॉजी में पृथ्वी के बेटे को टाइटन नाम से पुकारा जाता था। कुछ समय बाद पता चला कि ग्रेगर तथा क्लेरोपैथ द्वारा पृथक किए गए धात्विक ऑक्साइड एक ही थे। उस समय से इस तत्व का नाम टाइटेनियम प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है क बेरिलियम, ख हीलियम, ग सोडियम, घ सल्फर। तो सही जवाब है दोस्तों घ सल्फर। सल्फर एक बहुत ही लोकप्रिय और एक सामान्य रूप से इस्तेमाल की जाने वाली औषधि है। प्राचीन काल से इसका इस्तेमाल दवाओं के साथ साथ युद्धों में भी किया जाता था। सल्फर हल्के पीले रंग का स्वाद रहित और गंध रहित सॉलिड पदार्थ है। सल्फर एक सक्रिय तत्व है। स्वर्ण और प्लेटिनियम को छोड़कर अन्य तत्वों के साथ यह सहयोग करता है तथा अनेक यौगिक बनाता है। इन यौगिकों में गंधक की संयोजकता 2, 4 या 6 रहती है। यह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है जिसका रासायनिक उद्योगों में उपयोग किया जाता है। किसी भी राष्ट्र की रासायनिक उद्योगों की प्रगति का अनुमान सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत से किया जा सकता है, जो गंधक द्वारा ही निर्मित होता है। तो प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? आपके ऑप्शन है क बाबर, ख शमशुद्दीन इल्तुमिश, ग अलाउद्दीन खिलजी, घ मोहम्मद तुगलक। तो सही जवाब है दोस्तों ख शमशुद्दीन इल्तुमिश। रजिया अल दीन 1205 से 1240। शाही नाम जलालुद्दीन। रजिया इतिहास में जिसे सामान्य रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना के नाम से जाना जाता है, दिल्ली सल्तनत की सुल्तान तुर्की शासकों द्वारा प्रयुक्त एक उपाधि थी। उसने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह खुले मुंह राज दरबार में जाती थी। यह इल्तुमिश की पुत्री थी। तुर्की मूल की रजिया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों में अभ्यास कराया गया था, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। रजिया सुल्तान मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। तो 12वां प्रश्न है दोस्तों, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत की किस राज्य को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है क आंध्र प्रदेश, ख राजस्थान, ग तमिलनाडु, घ उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब है दोस्तों ग तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का एक दक्षिण राज्य है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के अन्य महत्वपूर्ण नगर मदुरई, त्रिची, कोयम्बतूर, सेलम, तिरुनेलवेली। इसके पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल हैं। तमिलनाडु में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा तमिल है। 580 ईसा के आसपास पांड्य शासक जो मंदिर निर्माण में निपुण थे, सत्ता के प्रमुख हो गए और अगले 140 वर्षों तक राज संभाला। कांचीपुरम उनका प्रमुख केंद्र था। द्रविड़ स्थापत्य इस समय में अपने चरम पर था। प्रश्न नंबर 13 है, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है दोस्तों क वाई.बी. चौहान, ख इंदिरा गांधी, ग सरोजिनी नायडू, घ ममता बनर्जी। तो सही जवाब है दोस्तों क वाई.बी. चौहान। वाई.बी. चौहान यशवंतराव बलवंतराव चौहान 12 मार्च 1913 से 25 नवंबर 1984 मुंबई राज्य के विभाजन के बाद महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री और भारत के 5वें उप प्रधानमंत्री बने। वे एक मजबूत कांग्रेस नेता, स्वतंत्रता सेनानी, सहकारी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक थे।
उन्हें आम लोगों के नेता के रूप में जाना जाता था। उन्होंने अपने भाषणों और लेखों में दृढ़ता से समाजवादी लोकतंत्र की वकालत की है और महाराष्ट्र में किसानों की बेहतरी के लिए सहकारी समितियों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वीडियो को आगे देखने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है क सूरत को, ख जयपुर, ग अहमदाबाद, घ नागपुर। तो सही जवाब है दोस्तों ग अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। भारतवर्ष में यह नगर 7वें स्थान पर है। 51 लाख की जनसंख्या वाला ये शहर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। 1970 में गांधीनगर में राजधानी स्थानांतरित होने से पहले अहमदाबाद ही गुजरात की राजधानी हुआ करता था। अहमदाबाद को कर्णावती के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभ में अहमदाबाद को अशावल कहा जाता था। इस शहर की बुनियाद 26 फरवरी 1411 में डाली गई थी। शहर का नाम सुल्तान अहमद शाह पर पड़ा था। इस शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। वर्तमान समय में अहमदाबाद को भारत के गुजरात प्रांत के एक प्रमुख औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है क यमुना, ख कोशी, ग माही, घ रावी। तो सही जवाब है दोस्तों ख कोशी। कोसी नदी या कोशी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप अर्थात बिहार का शोक कहा जाता है। इसके भौगोलिक स्वरूप को देखें तो पता चलेगा कि पिछले 250 वर्षों में 120 किलोमीटर का विस्तार कर चुकी है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों से तरह तरह के अवसाद, बालू, कंकड़, पत्थर अपने साथ लाती हुई ये नदी निरंतर अपने क्षेत्र फैलाती जा रही है। उत्तरी बिहार के मैदानी इलाकों को तरती ये नदी पूरा क्षेत्र उपजाऊ बनाती है। नेपाल और भारत दोनों ही देश इस नदी पर बांध बना चुके हैं, जबकि कुछ पर्यावरणविदों ने इससे नुकसान की भी संभावना जताई थी। यह नदी उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र की संस्कृति का पालना भी है। कोशी के आसपास के क्षेत्रों को इसी के नाम से कोशी कहा जाता है। हिंदू ग्रंथों में इसे कौशिकी नाम से उद्धृत किया गया है। कहा जाता है कि विश्वामित्र ने इसी नदी के किनारे ऋषि का पाया था। वे कौशिक ऋषि के शिष्य थे और उन्हें ऋग्वेद में कौशिक भी कहा गया है। 7 धाराओं से मिलकर सप्तकोशी नदी बनती है। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी तथा मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा के लिए हमारे चैनल राकेश आर्या एजुके को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।